यहाँ उपस्थित सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं हरिओम योग केंद्र के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इन्होंने लगभग 10 वर्ष पहले मुझे यहाँ आमंत्रित किया था और जैसा कि अभी अभी आपने सुना होगा, डॉक्टर R.C. वर्मा पुरस्कार की जब स्थापना हुई थी, जब उनको 84 साल पूरा करने पे सहस्त्र चंद्र दर्शन का उत्सव मनाया जा रहा था, तो मैं ही वो भाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसे पहला R.C. वर्मा पुरस्कार दिया गया था। डॉक्टर R.C. वर्मा की पवित्र स्मृति को वंदन करते हुए और उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में और यहाँ उपस्थित सभी योग के जानकार, योग के विद्यार्थी, योग के साधकों को वंदन करते हुए मैं आज आपके सामने कुछ चीज़ें प्रस्तुत कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरी इन किताबों में संग्रहित हैं। मेरे लेक्चर के समाप्त होने के बाद आपको ये कुछ किताबें यहाँ पे मिल भी जाएंगी और कुछ का आपको QR कोड मिल जाएगा, जिसको आप स्कैन करके ऑनलाइन किताब मंगवा भी सकेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं। इसका हेडिंग है, टाइटल है योग की चिकित्सकीय समझ। क्योंकि एक जो चिकित्सक होता है, जो मॉडर्न मेडिसिन पढ़ के निकलता है, MBBS MD होकर निकलता है, उसे शरीर के अंदर की सब चीज़ों की जानकारी फर्स्ट हैंड होती है। चीर फाड़ करने के बाद में लिवर, किडनी, कौन सी चीज़ कहाँ है, वो सब पता चलती है। इसी तरह एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी में तरह तरह के प्राणियों के अध्ययन करके अंदरूनी सभी अंगों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो जब एक चिकित्सक योग सीखने जाता है तो उसका दृष्टिकोण कैसा होता है और वो चीज़ों को किस तरह समझता है, ये आप लोगों को सबको समझाता हूँ। क्योंकि अगर आप योग की सभी विधाओं को समझाने जाएं तो जो चिकित्सक होता है, जो MBBS होता है, उसे जल्दी से बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती। अभी हम इसी को थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। नीचे डाउन की दबाए, डाउन। ये PDF है ना, राइट। देखिए, जो फिजियोलॉजी योग में पढ़ाई जाती है, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी योग के होंगे, BSc योगा, MSc योगा करके आए, तो हम देखते हैं कि उसमें सूर्य होता है, चंद्र होता है, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, 5 तरह के प्राण हमें सिखाए जाते हैं, 5 कोष सिखाए जाते हैं और 8 चक्र और 72,000 नाड़ियाँ सिखाई जाती हैं। जबकि MBBS के कोर्स में अगर आप गाइटन की फिजियोलॉजी की किताब देखें, उसमें ये सब कुछ नहीं दिखाई देता। उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी तरह तरह के सिस्टम्स में विभक्त होती है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम होती हैं। ब्लड होता है, ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट स्लाइड। योग की फिजियोलॉजी में, जिसको हम पूरक, कुंभक और रेचक बोलते हैं, मॉडर्न फिजियोलॉजी में उसे इंस्पायरेशन, ब्रेथ होल्डिंग और एक्सपायरेशन कहते हैं। जबकि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर्स के नाम योगियों ने नहीं सुने थे। उस ज़माने में ये चीज़ें नहीं पता थी। ये मॉडर्न फिजियोलॉजी में हमें पढ़ाई जाती है। आगे नेक्स्ट। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके रोज़ काम आने वाली है, उसे समझ लें कि स्वर शास्त्र का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। देखिए, स्वर शास्त्र कहता है कि हमारा 75 मिनट तक लगभग, किसी का 50 हो सकता है, किसी का 80 मिनट हो सकता है, दाहिना स्वर चलता है और फिर वो अपने आप बदल के बायां स्वर चलता है। जिसको अगर हम एक कांच की स्लाइड लें और कांच की स्लाइड पे ऐसे करके सांस छोड़ें अपनी, तो भाप कहाँ पे ज़्यादा जमती है उससे हम पता करते हैं। क्योंकि दाहिनी नाक का कनेक्शन हमारे बाएं तरफ के ब्रेन से है, जिसमें बुद्धिमानी की चीज़ होती है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स जो गूढ़ विषय होते हैं उनकी समझ होती है। तो इसलिए कोई भी गणित का विद्यार्थी, फिजिक्स का विद्यार्थी, कंप्यूटर का विद्यार्थी हो, जिसे इन विषयों की जानकारी प्राप्त करनी है, तो उसे अपना दाहिना स्वर चला लेना चाहिए। और बायां स्वर कब चलाना चाहिए? जब आपको गज़ल का आनंद लेना है, भजन का आनंद लेना है, भक्ति में डूबना है, जब आपको संगीत, नृत्य, कला, इनकी समझ करनी है, इनका आनंद लेना है, उस समय हमें अपना बायां स्वर चलाना चाहिए, क्योंकि बायां स्वर से दाहिने ब्रेन का कनेक्शन है।
लेकिन रोजमर्रा की हमारी एक समस्या होती है। नेक्स्ट, अगली बात कि सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें कि ये चेक कर लें कि आप सब राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड। हम में से लगभग 92% लोग, 92% लोग दाहिने हाथ से अपना सारा काम करते हैं, लेकिन जो 8% हैं वो अपने आप को एबनॉर्मल ना समझें, क्योंकि बड़ी अच्छी बात यह है कि जिनका बायां हाथ काम करता है उनमें प्रतिभाशाली ज़्यादा लोग होते हैं, प्रतिभाशाली लोग बहुत निकलते हैं। इसलिए आप क्रिकेट की कमेंट्री सुनते हैं तो आपको बताया जाता है कि ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं या ये बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। जो व्यक्ति दाहिने हाथ वाला है उसके बारे में मेरी बताई हुई बात ज़्यादा एप्लीकेबल है। बाएं हाथ वालों के बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उन पर कोई अध्ययन नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड। आपकी कोई सुबह खराब न हो कि नाक में सुरसुर होने लगी। मुझे अपनी माता जी की याद आती है। वो सुबह उठती थी, घर का सारा काम करना होता था, झाड़ू पोछा कुछ भी करना है, झाड़ू लगाने से थोड़ी धूल भी उड़ती होगी, नाक में जाती भी होगी, और अक्सर मैंने देखा कि उनकी नाक सुरसुर करने लग जाती थी। और फिर वो एपीसी की गोलियां, उन दिनों एपीसी मिला करती थी गोली, एपीसी की गोली खा करके फिर उनका दिन सुधरता था, अदरवाइज उन्हें स्कूल में जाना होता था टीचिंग के लिए। तो अगर आप किसी दिन सुबह उठते हैं और आप देखते हैं कि नाक में सुरसुर हो रही है, थोड़ी सी सिक्रीशन हो रही है, तो ये क्या चीज़ है भाई? इसको हम कहते हैं वासोमोटर राइनाइटिस। आगे, ये वासोमोटर राइनाइटिस क्या चीज़ है? इसको अगर आप नेट पे खोजेंगे तो ये वेबसाइट है NIH, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, USA का। नेक्स्ट, ये वासोमोटर राइनाइटिस उसको कहता है, इसमें कोई बुखार नहीं आता, इसका कोई कारण नहीं दिखता, इसमें नाक पे सिक्रीशन ढूंढो तो कोई वायरस नहीं मिलता, कोई एलर्जी भी नहीं दिखती, और मजे की बात यह है कि बस सिर्फ नाक कर रही होती है और वो कुछ घंटों बाद अपने आप ठीक भी हो जाती है। इसे हम वासोमोटर राइनाइटिस कहते हैं। अभी तक उन्हें इसका कारण नहीं मालूम है, लेकिन इसका कारण हम आपको बताते हैं। गलत स्वर से नींद से जगना और बिस्तर से उठना। तो सबसे पहले ये चेक करें, आप दाहिने हाथ वाले व्यक्ति हैं ना, तो मेरी बात आप पे एप्लीकेबल है। आगे नेक्स्ट, हमने ये समझा, जो चिकित्सीय समझ है, योग की चिकित्सीय समझ, मेडिकल दृष्टि से मुझे ये समझ में आया कि हमारी जो बाईं नौसिल है, जो बायां नथुना है, ये ठंडी हवा के प्रति संवेदनशील है। तो सुबह उठे, ठंडी हवा को बाएं नाक में मत घुसने दें, तो क्या करें, अपना दायां स्वर चला लें। और दायां स्वर चलाने के लिए बहुत सिंपल सी टेक्निक है, इस बाएं हाथ को इधर को दबाना और इस करवट पे लेट जाना। नेक्स्ट, सभी दाहिने हाथ से काम करने वाले यानी कि राइट हैंडेड लोगों में ये बात एप्लीकेबल है। इसके लिए बाईं तरफ की पसलियों को दबाते हुए बाईं करवट पे लेटना है, और सिर्फ 3 या 5 मिनट में आपकी दाहिनी नाक खुल जाएगी। और जब दाहिनी नाक खुल जाए तब आप बिस्तर को छोड़ करके अपना काम करने लग जाएं। आपकी नाक में सुरसुर नहीं होगी। मैंने जब से ये फार्मूला सीखा और जब से इसको जीवन में अपनाया, तो ये समझ लीजिए कि पिछले करीब 20 साल से मुझे ये वासोमोटर राइनाइटिस की तकलीफ नहीं मिली। ये प्रभु की कृपा है। आगे बढ़े। ये वो करवट है जिस पे आपको लेट जाना है उठने से पहले। बाईं करवट देखें, जैसे ये लेटी हुई है, बाईं कोहनी और बाईं बाह को पसलियों पे दबाया हुआ है। बाएं करवट लेट जाए, फिर आप अपना बिस्तर छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट, अगर बाई चांस आपकी नाक में सुरसुर होने ही लगे तो शीतली प्राणायाम करिए। अब ये मत पूछना कि सर ठंडी में फिर शीतली, ठंडी ठंड को काटती है। शीतली प्राणायाम में हम क्या कर रहे होते हैं, ये जीभ हवा को गर्म करती है, और जब हम सांस अंदर लेते हैं ऐसे करके, ये गर्म हवा अंदर फेफड़ों में जाके और गर्म हो जाएगी, और फिर जब इसको धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से हम छोड़ते हैं तो वासोमोटर राइनाइटिस में तुरंत आराम हो जाता है। और तो और अगर किसी को वायरल राइनाइटिस भी हो या किसी को एलर्जिक राइनाइटिस भी हो, उसमें भी 15 राउंड शीतली प्राणायाम सुबह दोपहर शाम करिए, इससे उनको आराम मिलेगा। नेक्स्ट, शीतली प्राणायाम में हम नाक में ठंडी हवा न जाने देते हुए जीभ से हवा को लेते हैं, तो जीभ उसे गर्म करती है, और फेफड़ों के बाद जब हवा को लौटाते हैं तो दोनों नाकों में
गर्म हवा हम छोड़ते हैं, इस तरह से हमें नाक की सुरसुर से आराम मिलता है। नेक्स्ट, अब एक दूसरा कंसेप्ट हम लेते हैं, वो एक नई बात है जो मेडिकल साइंस में भी काफ़ी देर में समझ में आई। जब मैं MBBS करता था, 1977 में MBBS हुआ, 1981 में MD हुआ, तब तक भी इसकी खोज नहीं हुई थी जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ये पिछले करीब 20 साल की खोज है। नेक्स्ट, ये नाक से जुड़े हुए जो पैरानेजल साइनसेस होते हैं, देखिए यहाँ पर 2 मैक्सिलरी साइनस हैं, यहाँ पर 2 फ्रंटल साइनस हैं। इन साइनसेस से नाइट्रिक ऑक्साइड नामक गैस का उत्पादन सतत चल रहा होता है, सतत, दिन और रात। सांस अंदर लेते समय वो नाइट्रिक ऑक्साइड नाक से होते हुए अंदर जाती है, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो अंदर ली हुई नाइट्रिक ऑक्साइड भी बाहर निकलती है, और साइनस जनरेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड भी बाहर निकलती है। तो जब सांस में से निकलने वाली हवा को ट्रैप किया गया और जब उसका एनालिसिस किया गया तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड पाई गई। शरीर के अंदर इस नाइट्रिक ऑक्साइड का जीवन बहुत ही कम होता है, कुछ एक सेकंड। इसलिए अगर ब्लड का सैंपल लेंगे तो उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं पाई जाती है, सिर्फ सांस में पाई जाती है। और अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। तो ये तर्क की बात है कि जब वो एंजाइम मौजूद है, उस टिश्यू में, उस ऊतक में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की क्षमता है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड के शरीर में बहुत सारे काम हैं। ये हवा की नलियों को चौड़ा करती है, ब्रोंकोडायलेटर है। ये खून की नसों को चौड़ा करती है, ये वासोडायलेटर है। और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, जिसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि हार्ट की कोरोनरी आर्टरी को चौड़ा करना। जब हम कसरत करने लगें तो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी को फैलाना नाइट्रिक ऑक्साइड करती है। और जब हम सेक्सुअल एक्ट करते हैं उस समय पुरुषों का जो इंद्रिय उत्थान होता है, जो लिंग में उत्थान होता है, उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण घटक है। नाइट्रिक ऑक्साइड अगर बनेगी नहीं तो वो पर्सन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार होगा। नेक्स्ट, मजे की बात यह है कि जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो देखिए क्या होता है। मेरी तरफ देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे हमने इस नाक को बंद किया और सारी हवा इधर से छोड़ दी बाहर, तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे बनी उसे हमने बाहर छोड़ दिया 4 गिनती तक, और फिर इसी से सांस को अंदर लिया 2 गिनती तक, और फिर 8 गिनती तक उसको रोक लिया। तो जितनी नाइट्रिक ऑक्साइड दाहिनी तरफ बनी थी उसको हमने अंदर नहीं जाने दिया। और फिर जब हम दाहिनी तरफ को खोलते हैं और इससे हम सांस को बाहर निकालते हैं तो सारी बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकल जाती है। और जब हम सांस लेते हैं तो बहुत थोड़ी सी नाइट्रिक ऑक्साइड फेफड़ों तक पहुँचती है। इस प्रकार अगर संक्षेप में कहें तो अनुलोम विलोम जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है कि वो साइनस में बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड को फेफड़ों तक नहीं जाने देगी। मतलब एक तरह से उतनी देर तक हम फेफड़ों को वंचित कर रहे हैं कि यहाँ की नाइट्रिक ऑक्साइड फेफड़ों तक न जाए। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि वंचित करने के क्या परिणाम होते हैं। देखिए, जिन शहरों में कभी बिजली नहीं जाती, जैसे न्यूयॉर्क शहर है या भारत में भी बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई शहर है, बिजली नहीं जाती, उन शहरों में घरों के इन्वर्टर नहीं पाए जाते हैं, लोग इन्वर्टर नहीं रखते हैं। लेकिन बहुत से शहरों में मैंने देखा कि बिजली बार बार जाती है। वो लोग क्या करेंगे, लोग इन्वर्टर का इंतजाम रखेंगे, मोमबत्ती का इंतजाम रखेंगे, बैटरी का इंतजाम रखेंगे। तो इससे एक तरह की आत्मनिर्भरता पैदा होती है। और हमारा ये कहना है कि जब फेफड़ों को हम वंचित करते हैं कि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं जाएगी, तो धीरे धीरे फेफड़े खुद ये सीख जाते हैं कि अब हमें अपनी नाइट्रिक ऑक्साइड बनानी होगी। तो इसलिए उस व्यक्ति का फेफड़ा ज़्यादा सक्षम हो जाता है जो रोज रोज अनुलोम विलोम करता है, और फेफड़ों के नसों में, फेफड़ों की एयरवेज में अपनी खुद की नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की क्षमता विकसित हो जाती है। तो वंचित करने का ये सबसे बड़ा फायदा है। नेक्स्ट, तो इसमें हमने लिखा है कि फेफड़ों को नाइट्रिक ऑक्साइड से वंचित करके हम उन्हें स्वयं की नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट,
अब एक तीसरा कंसेप्ट मैं आपको देता हूँ। इस तरह के करीब 11 कंसेप्ट मेरी किताब में है। यहाँ पर समय की अवधि चूँकि सीमित है, इसलिए मैं 4 कंसेप्ट आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तीसरा कंसेप्ट ये है कि प्राणायाम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आप देखेंगे कि ऊपर के 3 तो मैंने छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हैं, क्योंकि इनके बारे में सभी लोग चर्चा करते ही हैं। सुबह से भी कई बार चर्चा हो चुकी है। चित्त को शांत करने के लिए प्राणायाम, चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे। दूसरा, उद्वेलित अवस्था को शांत करना है, उसके लिए प्राणायाम। चित्त की अवस्था शांत होने पे आपकी हार्ट रेट कम होती है, आपका बीपी कम होता है। और तीसरी चीज़ जो है कि इससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है वो मजबूत होता है और सिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी कंट्रोल होती है। तो इसे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, लेकिन जो चौथी चीज़ है उसे मैंने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। उसका कारण क्या है कि एक ये नई जानकारी मिली है। पिछले कई वर्षों में एक छोटा सा यंत्र सब लोगों को हाथ में मिल गया है, और जिसका नाम है पल्स ऑक्सीमीटर। आप इससे भली भांति परिचित हो गए होंगे, क्योंकि कोरोना में सबसे काम का यही था। कोरोना में ये हो रहा था कि जिसकी ऑक्सीजन घटे उसे तो भाई अस्पताल पहुंचाओ। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ऑक्सीजन का कम होना हमेशा खतरनाक नहीं है। अगर थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन की कमी की जाए तो वो शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। बल्कि सही बात तो ये है कि कम ऑक्सीजन में बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक होने लगती हैं। इसीलिए तो पुराने ज़माने में जिसका स्वास्थ्य खराब होता था उसे ऊंचे पहाड़ पे भेजते थे, हिल स्टेशन में भेजते थे। इसीलिए तो जो टीबी के सेनेटोरियम होते थे वो पहाड़ पे बनाए जाते थे। पहाड़ की हवा ज़्यादा स्वास्थ्यप्रद होती है। तो थोड़े समय के लिए ऑक्सीजन को कम करना ये प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्राथमिक उद्देश्य है, लेकिन अगर आप इतनी देर को सांस रोक सकें कि जिससे ऑक्सीजन की कमी पैदा हो जाए, तो उसको पता कैसे करें? मुझे कैसे पता चलता है? उंगली में इसको लगाओ, इसको देखो, इसकी रीडिंग देखो। नॉर्मल आदमी की ऑक्सीजन 98% होती है। अगर थोड़ी देर मैंने बोल लिया, ज़्यादा बोल लिया, थोड़ी देर को सांस रोकी, तो 97-96 तक भी हो सकती है। लेकिन अगर हम सांस रोक करके इसे कम करना चाहें, तो अगर किसी को कहेंगे भाई सांस रोको, तो वो क्या करेगा? सांस अंदर भर लेगा, पूरा फूक कर लेगा, और फिर रोक के दिखा देगा कि देखो जी मैंने 2 मिनट रोक दिया या 3 मिनट रोक दिया। लेकिन उससे ये कहो कि भाई सांस को पूरी बाहर निकालो, जिसे हम कहते हैं बाह्य कुंभक। और बाह्य कुंभक करने के बाद भी देखिए मेरी तरफ, बाहर निकाल दी सांस, फिर भी मैं बोल पा रहा हूँ। तो ये इतनी हवा अंदर बची हुई थी, तभी तो ये वाक्य बोला। लेकिन अगर आप इसको ऐसे छोड़ेंगे, देखिए सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़ें, और फिर ये जितनी देर की आवाज़ निकली उतनी हवा मेरे अंदर थी। और जब पूरी की आवाज़ भी बंद हो गई, उसे हम कहते हैं निशेष रेचक। निशेष मतलब कुछ भी शेष नहीं रहना चाहिए। और जब हमने निशेष रेचक का अध्ययन किया पल्स ऑक्सीमीटर से, तो हमें ये समझ में आया कि निशेष रेचक के बाद आपकी ऑक्सीजन वास्तव में कम हो जाती है। और इसमें मेरा आपको वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, उसमें आप सिंपली यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर मार्शल शोज हाइपोक्सिया बाय ब्रेथ होल्डिंग। उसमें आपको मिलेगा। इस तरह से हम सांस को बाहर छोड़ के रोकते हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर दिखाता है ऑक्सीजन कम करते हुए 80 तक। नेक्स्ट, 1 मिनट इसी पे रोकते हैं। तो संक्षिप्त हाइपोक्सिया के इतने फायदे हैं। एक तो इरिथ्रोपोइटिन नाम का केमिकल है, वो बढ़ जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। अभी आपने डॉक्टर विश्वरूप का व्याख्यान सुना, उन्होंने डायलिसिस के बदले किस तरह से पेशेंट को ये सिखाया कि वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बाहर निकालें। लेकिन जिसकी किडनी खराब होती है उसमें इरिथ्रोपोइटिन भी नहीं बनता। डॉक्टर उसे अक्सर इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन हम आपको ये बता दे रहे हैं कि विश्वरूप जी के ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर किडनी पेशेंट को निशेष रेचक भी करवाने लगे
तो उसमें इरिथ्रोपोइटिन भी बनेगा, उसे इरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन भी नहीं देने पड़ेंगे। दूसरी चीज, वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बनता है। इससे क्या होगा, जिससे जिस तरह देखते हैं आप कि पेड़ अपनी जड़ें धीरे 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 सब तरफ फैलाता है, इस तरह से शरीर में क्षमता है कि वो कोरोनरी आर्टरी जहाँ पे ब्लॉक है, उस ब्लॉक के आसपास भी नई ब्लड वेसल्स बना सकता है। उसको हम कोरोनरी कोलेट्रल्स कहते हैं। तो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर बनने से हर जगह जहाँ रुकावट है वहाँ कोलेट्रल चैनल बनेगी। हार्ट में रुकावट है, हार्ट में बनेगी। ब्रेन में रुकावट है, ब्रेन में बनेगी। हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं, लेकिन वो हार्ट की ही नसों को तो खोल पाते हैं, ब्रेन की नसों को तो नहीं खोल पाते। कोलेस्ट्रॉल तो ब्रेन की नसों में भी जम रहा है, लेकिन निश्शेष रेचक प्राणायाम से अगर आप ऑक्सीजन की कमी पैदा करेंगे, रोज इसको उंगली में लगाओ, सांस को बाहर छोड़ो ऐसे आखिर तक और रोको, और रोज उसकी अवधि को बढ़ाते जाओ धीरे धीरे धीरे। जब आपकी ऑक्सीजन कम होने की स्टेज आ जाए, फिर समझना कि मेरे अंदर सब जगह नई नसें बनने लगी हैं। हमने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इसका भरपूर लाभ होते हुए देखा है। हमने किसी को एंजियोग्राफी के बाद ये नहीं कहा कि तुम बाईपास करवाओ, एंजियोप्लास्टी करवाओ। अगर आपकी नैरोइंग है 3 महीने लगेंगे, हम ठीक कर सकते हैं बिना ऑपरेशन के, बिना एंजियोप्लास्टी। तीसरी चीज, जिसको एंजाइना है, निश्शेष रेचक से ऑक्सीजन कम करने पे एंजाइना में तुरंत लाभ होगा। कोरोनरी वासोडायलेटेशन अच्छा होता है, इरेक्टाइल फंक्शन सुधारना उसकी एक निशानी है। पुरुषों को ये समझाता हूँ कि जैसे ही आपका इरेक्टाइल फंक्शन सुधरने लगे तो समझ लेना कि हार्ट की भी नसें खुल गई हैं। चौथी चीज, स्टेम सेल मूवमेंट। कहीं पे भी रिपेयर होना है शरीर में तो स्टेम सेल वो सेल्स हैं जो रिपेयर का काम करते हैं, और ये बेचारे ऑक्सीजन को सहन नहीं कर पाते। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हमें बहुत कम ऑक्सीजन मिल रही होती है, इतनी कम ऑक्सीजन जितनी कि एवरेस्ट पे होती है। एवरेस्ट पे तो बिना ऑक्सीजन मास्क के हम जा ही नहीं सकते, लेकिन जब हम माँ के गर्भ में होते हैं और हमें इतनी कम ऑक्सीजन मिलती है, तब हमारे सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, सभी का विकास होता है। एक अकेले सेल से हमारा ब्रेन भी बनता है, हमारा लिवर भी, हमारी किडनी भी, हमारी आँख का कॉर्निया भी। तो तरह तरह के सेल्स जो बनते हैं तो वो स्टेम सेल में वो ताकत रहती है। और ये स्टेम सेल बच्चे का जो प्लेसेंटा होता है तो उसका जो ब्लड वेसल्स है उसमें से सिरिंज में से अगर आप ब्लड लें उस समय जन्म के समय उसमें बहुत सारे स्टेम सेल्स पाए जाते हैं। बाद में क्या हो जाता है, बाद में जब हवा की ऑक्सीजन फेफड़ों में जाने लगती है, बच्चा सांस लेता है, इतनी सारी ऑक्सीजन अंदर चली जाती है तो स्टेम सेल्स जाके छुप जाते हैं, बोन मैरो में छुप जाते हैं और वो ब्लड में नहीं पाए जाते हैं। फिर अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है, कार्टिलेज घिस रहा है, वहाँ नया कार्टिलेज बनाने की जरूरत है, वो स्टेम सेल को पुकार रहा है कि आओ घुटनों में जाओ और ये मेरे कार्टिलेज को रिपेयर करो। लेकिन वो वहाँ तक पहुँचे कैसे? अगर बाहर कर्फ्यू लगा है तो आप डबल रोटी और मक्खन भी खरीदने नहीं जा पाएंगे। अगर बाहर कर्फ्यू लगा है और उसमें अगर 15 मिनट की छूट मिल जाती है तो हमारे सारे लोग जाके अपने आवश्यक सामान खरीद के ले आते हैं। इसी तरह से समझें कि जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है, ऑलरेडी 98% सेचुरेशन है भाई, और उतनी ऑक्सीजन में स्टेम सेल्स जीवित नहीं रह पाते। इसीलिए पहाड़ पे जाने का फायदा, इसीलिए निश्शेष रेचक का फायदा कि अगर आप 10-15 मिनट के लिए भी ऑक्सीजन को कम कर सकें तो वो स्टेम सेल्स बोन मैरो से निकल के जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ वो पहुँच जाएंगे। घुटने में ज़रूरत है घुटने में पहुँचेंगे, हार्ट में ज़रूरत है हार्ट में पहुँचेंगे, और वो किसी भी टिश्यू में परिवर्तित होने में सक्षम है। ज़्यादा ऑक्सीजन में वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तो ऑक्सीजन कम करने का सबसे बड़ा फायदा ये है स्टेम सेल मूवमेंट। इस थेरापी को यूएसएसआर में शुरू किया गया था, जिसको हम कहेंगे हाइपोक्सिया थेरापी। उन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें बनाई हुई हैं, हाइपोक्सिकेटर उसको कहते हैं, और अब अमेरिका में भी मान्यता है। लेकिन योगियों को ऑक्सीजन का भी नहीं पता था, योगियों को हाइपोक्सिया का भी नहीं पता था, लेकिन ये विधि 3000 साल पहले योगियों ने खोज निकाली। क्योंकि अगर निश्शेष रेचक के बारे में आप श्लोक सुनेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये अमेरिकन जर्नल्स में छपा हुआ ऊपर देखिए, अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी।
थेराप्यूटिक पोटेंशियल ऑफ इंटरमीडिएट हाइपोक्सिया। अब वो खोज कर रहे हैं कि कितने मिनट का हाइपोक्सिया होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी आपको दिखा दे रहा हूँ, फ्रंटियर्स नाम का न्यूरोसाइंस का जर्नल है, उसमें भी आ रहा है इंटरमीडिएट हाइपोक्सिक ट्रेनिंग एज एन इफेक्टिव टूल फॉर इंक्रीजिंग द एडाप्टिव पोटेंशियल, एंड्योरेंस एंड वर्किंग कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन। इनका कहना है कि जिसको बुढ़ापे में याददाश्त कम होती जा रही है, वो भी थोड़ी देर के लिए अगर हाइपोक्सिया करेगा, उसके ब्रेन का सर्कुलेशन सुधरेगा, याददाश्त सुधरेगी। नेक्स्ट, इसी श्रृंखला में एक ये इस नाचीज का भी पेपर है, जो आयु जर्नल होती है, आयुर्वेद की जर्नल है, जामनगर से छपती है। इसमें मैंने ये कई साल पहले आर्टिकल लिखा था, निशेष रेचक प्राणायाम ऑफर्स बेनिफिट्स थ्रू ब्रीफ इंटरमीडिएट हाइपोक्सिया। यानी निशेष रेचक से लाभ इसलिए होते हैं कि ये शरीर में थोड़ी सी देर के लिए ही सही ऑक्सीजन की कमी पैदा करता है। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हाइपोक्सिया का जो डेंजर आपके सामने था कोरोना की वजह से, वो इतना डेंजरस नहीं है। आप रोज खुद थोड़ा थोड़ा हाइपोक्सिया करके इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट, ये उसका श्लोक है, यस्मिन यस्मिन यदा देशे रुजा बाधा प्रजायते तस्मिन देशे स्थितम वायु मनसा परिचिंतयेत। जैसे किसी को कंधे में दर्द है तो कंधे का चिंतन करके उसको मन में पहले सोच लें, उसके बाद क्या करें, एक चित्ते ने तद ध्यात्वा पूरे। अगर माइंड को यहाँ रखेंगे, फिर सांस अंदर खींचेंगे, तो वो कहते हैं कि यहाँ की रुकी हुई वायु यहाँ आ जाएगी। और फिर आखिर में क्या लिखा है, निशेष रेचकम कुर्या यथाशक्त्या प्रयत्नतः। इसमें मैं यथाशक्ति जो शब्द है, इसकी थोड़ी सी व्याख्या आपको कर देना चाहता हूँ। यथाशक्ति को ऐसा मत समझे, मेरे क्लिनिक में भी कोई आके चंदा लेने आए कि डॉक्टर साहब हम रामलीला कर रहे हैं, तो यथाशक्ति आप दान दें, तो मैं उसको 51 रुपया दे देता हूँ, ज़्यादा ही हुआ तो 101 दे देता हूँ। ये तो शक्ति नहीं हुई ना, ये तो उसको टरकाने के लिए जितना आवश्यक है उतना हुआ। तो जब योगी लोग प्रयोग करते हैं यथाशक्ति, तो वो ये नहीं कह रहे हैं। यथाशक्ति का मतलब तो ये हुआ, अगर मुझे दान देना ही है, अपना मकान बेच दूँ, अपनी दुकान बेच दूँ, अपनी सारी ज्वेलरी बेच दूँ, और फिर जो संग्रह हो जाए वो मेरी शक्ति है पूरी। तो इतनी शक्ति जब लगाएंगे तभी आपका निशेष रेचक सफल होगा। यथाशक्त्या का मतलब ये नहीं है कि आराम आराम से जितना दे सको कर दो, ऐसा नहीं है। यथाशक्त्या का मतलब ये है कि जितनी ताकत है पूरी लगा दो, पूरी लगा दो। ये सोचो कि चाहे मेरी जान निकल जाए लेकिन मैं सांस छोड़ के ही रहूँगा और सांस लूँगा नहीं, तब जाकर के थोड़ा सा हाइपोक्सिया होता है। और ये पहले दिन मत करने बैठना, धीरे धीरे जाना। बिकॉज योग में यह भी कहा है कि यथा सिंहो भुजो व्याघ्रो भवेत् वश्यः शनैः शनैः। अगर प्राण को कंट्रोल करना है, इतना कंट्रोल करना है कि पल्स ऑक्सीमीटर में हाइपोक्सिया दिखने लगे, तो धीरे धीरे बढ़ें। लेकिन जिस दिन आपका हाइपोक्सिया होगा वो तभी होगा जब आप पूरी शक्ति लगा देंगे। यथाशक्ति का मतलब पूरी ताकत लगा देना, जरा सा भी बचाना नहीं, तब हाइपोक्सिया होता है। नेक्स्ट, तो निशेष रेचक का फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या है कि फेफड़ों को हमने खाली कर दिया, बिल्कुल वहाँ पे एयर ही नहीं है। वो एयर है जो बाहर निकलने वाली ही नहीं थी, ट्रेकिया में भरी हुई है, ब्रोंकाई में भरी हुई है, लेकिन जो एल्वियोलाई है वो एल्वियोलाई पूरे के पूरे हमने खाली कर दिया। तो जो भी ब्लड फेफड़ों में जाता है वो खाली हाथ लौटता है, उसे ऑक्सीजन मिलती नहीं, तो जैसा गया वैसे ही लौटता है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे, ऐसा कहता है ब्लड, और वो बिना ऑक्सीजन के लौट आता है। तब जाकर के ब्लड में ऑक्सीजन की कमी पैदा होती है। कोरोना में यही तो हो रहा था, फेफड़ों की बीमारी की वजह से वो खाली हाथ लौट रहा था और इसलिए लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। तो ये जब जितनी देर ज़्यादा आप मेंटेन रखेंगे निशेष रेचक, उतना ही सफल ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रोसेस को आसान बनाने के लिए जो हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में 10 लाख रुपए के हाइपोक्सिकेटर बेचे जा रहे हैं। तो यहाँ मैं ये भी जानकारी दे दूँ, एक प्रसिद्ध स्विमर, आपने नाम सुना होगा उसका, माइकल फेल्प्स, जिसको इससे पिछले ओलंपिक में लगातार 8 मेडल मिले। 100 मीटर में गोल्ड मेडल, 400 मीटर में गोल्ड मेडल, डाइविंग में गोल्ड मेडल। अरे भाई ये क्या करता है? उसका रहस्य ये है कि वो अपने मच्छरदानी के बराबर उसने एक
कांच का केबिन बना रखा है, एल्यूमिनियम और कांच का केबिन पलंग के ऊपर। उसके अंदर वो ऑक्सीजन कम करके रखता है, वो पूरी रात उसी में सोता है। इसलिए उसमें एक क्षमता है कि कम ऑक्सीजन में उसका सिस्टम बहुत बढ़िया काम करता है। और वो पानी के अंदर गोता खाएगा तो सीधा जाकर के स्विमिंग पूल में उस पार निकलता है। इस तरह से उसे मेडल मिल जाते हैं। इसी प्रक्रिया को बहुत ही सिंपल बनाने के लिए हमने ये बना दिया है। इसका नाम आप रख सकते हैं हैंड हेल्ड हाइपोक्सीमीटर। और इसमें क्या करना है, इसमें व्यक्ति को सांस लेनी है, सांस छोड़नी, बस। यहाँ पर एक माउथपीस अटैच हो जाता है। ये माउथपीस आप बार बार धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पहले भर देते हैं और भर देने के बाद इसी में से सांस लेंगे और इसी में छोड़ेंगे। देखिए, कोई घुटन नहीं होती है, कोई घबराहट नहीं होती, क्योंकि इसके बीच में ये सबसे बड़ा जादू है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर इसमें लगाया हुआ है। यहाँ पे कोई एनेस्थेटिस्ट होंगे, सुबह सी मैडम अभी है कि नहीं, कृष्णा मैडम एनेस्थेटिस्ट लोगों को पता होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है, सोडा लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड ग्रेन्यूल्स हैं, 56 ग्राम ग्रेन्यूल्स इसमें भर देंगे। जब वो भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेता है तो वो 100 ग्राम हो जाता है। इसका रंग भी बदल जाता है, जो व्हाइट दिख रहा है ये हल्का ब्लू दिखने लगेगा। तब इसको बदल देना है। इसको लगे लगे आप सांस अंदर बाहर करें। अभी मैंने 3-4 बार सांस ली थी। सुबह जब मैंने जोशी को ये करके दिखाया था, करीब 22 बार सांस लेने पे ये पल्स ऑक्सीमीटर ऑक्सीजन की कमी दिखा देता है। 84 तक हम बड़े आराम से ले आते हैं। और अगर थोड़ी देर और रुकें तो 70 तक भी ला सकते हैं। अभी 5 मिनट है। अच्छा एनीवे, तो नेक्स्ट ये हैंड हेल्ड पल्स ऑक्सीमीटर है। चौथा कंसेप्ट वो है, इसके बारे में मैं पिछले बार जब आया था 10 साल पहले, तो मैंने एक वर्कशॉप भी लिया था। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल भी सिखाया था। करीब 100-125 लोग थे। उस दिन अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई थी, तो बारिश की वजह से वो सारा पंडाल भीग गया था और हमें इंडोर शिफ्ट होना पड़ा था डॉक्टर आर.सी. वर्मा के फार्म हाउस पे। लेकिन फिर भी हमने ये सिखाया था। और ये किताब भी उस समय हमने सुप्रीम भेंट दी थी डॉक्टर आर.सी. वर्मा साहब को। और फिर बहुत सारे लोगों ने ये किताब खरीदी भी थी। अगर कुछ लोगों को खरीदनी है तो आज भी उपलब्ध होगी। बाहर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकेंगे, उसमें आप खरीद सकते हैं। बड़े मजे की बात क्या है नेक्स्ट, कि योग में ये दोनों प्रक्रिया हैं। वारिसार मतलब संघ प्रक्षालन, पानी पीना और पानी निकालना, और दूसरा है वातसार। नेक्स्ट, ये वारिसार की एक्सरसाइजेज है। अगर कोई कहे कि रोज ये एक्सरसाइज कर लो भाई, क्या परेशानी है, आप रोज ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसमें दिक्कत क्या है, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। देखिए, ये तो बल्कि बड़ी बढ़िया है, क्योंकि इसमें कटी चक्रासन वगैरह भी है, तो ताड़ासन क्रिया और ये रिपीटिशन करना है, तो आपकी रीढ़ की हड्डी को भी व्यायाम मिलता है। अगर ये एक्सरसाइज रोज करनी तो रोज करो, कौन मना कर रहा है। लेकिन वो उसका उद्देश्य तो नहीं है ना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जब बहुत सारा नमकीन पानी पी करके फिर एक्सरसाइज करेंगे तो वो पानी पूरी आंतों को धो के फिर बाहर निकलेगा। यस, राइट और नॉट? राइट। नेक्स्ट, अब ये क्या दिखा दिया मैंने, ये योग में कहां से आटा चक्की आ गई भाई। आटा चक्की का बटन दबा दो और चक्की घूमेगी, लेकिन आटा निकलेगा क्या? आटा नहीं निकलेगा। जब ऊपर से गेहूं डालेंगे तभी आटा निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। चक्की तो घूमेगी, एक्सरसाइज तो होगी। ठीक, अगर आप ये शंख प्रक्षालन की एक्सरसाइजेज रोज करें तो रोज करिए, लेकिन जब पानी पिएंगे तभी पानी निकलेगा, नहीं पिएंगे तो नहीं निकलेगा। बिल्कुल ठीक। अब आगे देखें। नेक्स्ट, वातसार क्यों करना है? अभी वातसार कोई पढ़ाता नहीं है। बीएससी योगा में नहीं पढ़ाते, एमएससी योगा में नहीं पढ़ाते, योगाचार्य रामदेव जी भी नहीं पढ़ाते हैं। क्यों करना है? जब मैंने मेडिकल दृष्टि से देखा कि आंतों में हवा जाने से क्या फायदे हो सकते हैं,
सबसे पहला फायदा, स्टमक के पायलोरस में हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन होता है। हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन की वजह से बहुत लोग पीड़ित हैं, उनको एसिडिटी हो जाती है, उनको ओसिड की एक गोली सुबह सुबह कैप्सूल खाना पड़ता है खाली पेट, नहीं तो इतनी एसिडिटी हो जाती है कि वो परेशान है। हवा से ही हेलिकोबैक्टर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक्रो एरोफिलिक होता है। इसे थोड़ी भी ज़्यादा हवा मिल जाती है तो ये मर जाता है, इस तरह का प्राणी है ये। नेक्स्ट, एक मिनट नहीं, एक पीछे करवा इससे और यस, अमीबिक इन्फेक्शन। अमीबा भी एनारोबिक प्राणी है, तो अगर हम ऐसा कर सकें कि हवा ऊपर से पिए और वो नीचे से खारिज होगी बाद में, तो जब वो कोलन से गुजरती है तो वो अमीबा को भी खत्म करती है। तो जो अमीबिक डिसेंट्री से पीड़ित हो जाते हैं, बार बार बाहर दौरे पे जाना ही पड़ता है, होटल में खाना ही पड़ता है, तब क्या करेगा, बार बार अमीबियासिस हो जाती है, उसको भी ये टेक्निक वातसार की बहुत काम आएगी। भूख सहन करने की क्षमता, हम आपको ये तरकीब बता देंगे कि हवा से पेट भर सकते हो। अगर आप कहीं पर फंस गए, खाने पीने को कुछ नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं मिल रहा है, आप हवा से पेट भर सकते हैं, पानी की प्यास भी नहीं लगेगी और भूख भी आपको सताएगी नहीं। अगर पेट में आते बुलबुला रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं, चूहे कूद रहे हैं, उन चूहों को शांत कर सकते हो हवा पी कर। कैसे पीनी, आगे देखते हैं। और एक चीज़ है सिक्रीशन ऑफ GLP-1। आजकल डायबिटीज़ में इंसुलिन सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य नहीं रहा। बहुत सी दवाइयाँ तो इंसुलिन को बढ़ाती हैं, जैसे ग्लिमेपिराइड हुआ, ग्लाइकोसाइड हुआ, ग्लाइपेनक्लेमाइड था पहले, लेकिन अब जो दवाइयाँ आ गई हैं वो GLP-1 को बढ़ाती हैं। ध्यान देना, ये GLP-1 बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, शरीर की आंतों में बनता है, ये पैंक्रियाज में नहीं बनता, ये आंतों में बनता है। और ये GLP-1 के बढ़ने से इंसुलिन और GLP-1 दोनों मिलकर ब्लड शुगर को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। जहाँ इंसुलिन वजन को बढ़ाता है, GLP-1 वजन को नहीं बढ़ाता। तो GLP-1 की क्षमता को बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ हैं, जैसे टेनेलिग्लिप्टिन, जैसे सिटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये आज जो फ्रंटियर मेडिसिन है, हर एक डायबिटोलॉजिस्ट ये दवाइयाँ लिखता ही लिखता है। तो शरीर के GLP-1 को बढ़ाने का भी शायद ये काम करे हवा पीना। नेक्स्ट, ये 2 श्लोक हैं हवा पीने के बारे में, काकी मुद्रा और भुजगी मुद्रा। काक चंचू पदास्यन पिबेद वायु शनै शनै, काकी मुद्रा भवे देशा सर्व रोग विनाशिनी। ये घेरण संहिता का श्लोक है। दूसरा भी घेरण संहिता का ही श्लोक है, भुजगी मुद्रा। वक्त्रम किंचित सुप्रसार्य चा गलम चा अनिलम गलया पिबेद सा भवे भुजगी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी। यानी बेसिक ये कि हवा पीना है। अब हुआ क्या है कि हमारे जितने योगाचार्यों ने कोशिश की कि कौवे की तरह मुंह बनाओ और फिर हवा को पियो, तो वो ऐसा कुछ कोशिश करते हैं, अरे भाई रहने दो, आप कितनी कोशिश कर लें आपका मुंह कौवे जैसा नहीं दिखेगा, तो फिर क्या दिखेगा? आप मुझे ये बताएं, ये मेरा हाथ है, आपका भी ऐसा ही है, इसे कितनी कोशिश कर लूँ ये बंदर जैसा हाथ तो नहीं बनेगा ना। लेकिन अब जरा मुझे देखना, अब बंदर जैसा दिखा कि नहीं? तो क्या चीज बंदर जैसी दिखी? एक्टिविटी। तो कौवे की चोंच को देखो गौर से। एक दिन मैंने देखा बाउंड्री वॉल पे कौवा बैठा था, वो ऐसे कर रहा था, देखो चोंच ऐसे करता है कौवा। और जब मैं ऐसे करने लगा तो अचानक हवा घुसी स्टमक में, पूरी फूड पाइप को डायलेट करते हुए हवा अंदर घुसी और मुझे तत्क्षण समझ में आ गया कि काकी मुद्रा से हवा कैसे पी जाएगी। लेकिन मैंने खूब अध्ययन भी किया, मैंने स्टेथोस्कोप यहाँ लगवाया एक चेले का, इसके अंदर फोटो है इस किताब में। वो चेला यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगाता है, जब मैं हवा पीता हूँ तो गुड़ करके आवाज़ आती है। फिर मैंने अपना एक्सरे भी करवाया, तो हवा थोड़ी बहुत पहले से मौजूद थी, लेकिन जब मैंने काकी मुद्रा की तो वो हवा इतनी सारी हो गई अंदर। लेकिन मैं दूसरे को कैसे सिखाऊं, ये बड़ी समस्या थी। मैंने इसके 4 स्टेप्स खोज निकाले, 4 स्टेप्स जो आप कर सकते हैं, और 5वां स्टेप अपने आप होता है। वो जिसको नहीं होता उसको नहीं होता, जिसको होता है उसको होता है। 10 में से 8 को हो जाएगा, 2 को गर्दन की थोड़ी तकलीफ होगी सर्वाइकल, तो नहीं भी होगा। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दिखा दो स्लाइड।
आगे बस 2-3 स्लाइड और। ये क्या कर रही है मैडम, अगर इसको आप देखेंगे, आगे बढ़ा दें क्लिक, तो ये कर रही है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में क्या करते हैं, पहले ऐसे खड़े होते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, लेकिन चक्की चल रही है, ऊपर से गेहूं डालोगे तो नीचे से आटा निकलेगा। अगर सूर्य नमस्कार करते समय हर बार जब भी आपका सिर ऊपर हो तब आप काकी मुद्रा से हवा पिएंगे, तो जब नीचे झुकेंगे तो वो हवा पाइलर्स को पार करके आंतों में जाएगी और 4 घंटे के बाद बाहर से निकलेगी। फिर अगली बार फिर जब ऊपर को सिर करेंगे फिर हवा पीजिए। आगे दिखाता हूँ। मेरा दावा है कि सूर्य नमस्कार एक छद्म नाम है। कैसे पता? गैरण्य संहिता में कहीं ये नाम नहीं है, हठ प्रदीपिका में कहीं ये नाम नहीं है, लेकिन आश्रम में तो सिखाया जा रहा है। क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं सूर्य नमस्कार, क्या कर रहे हैं कि कहते हैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो भाई वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वारी सार वाली, वो क्यों नहीं कर रहे? वो भी करो, पानी मत पियो, तुम भी तो कर रहे हो बिना हवा पिए। अगर बिना हवा पिए सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो वैसा ही है जैसे बिना पानी पिए वारी सार की एक्सरसाइज करें आप, राइट। नेक्स्ट, वात सार की प्रक्रिया को गुप्त रखने के लिए ये नाम दिया गया है। मेरी ये किताब है सबसे नई। घेरण्य संहिता शुरू होती है, एकदा चंड कापालिर गत्वा घेरण्य कुटीरम। एक बार चंड कापाली घेरण्य की कुटिया में जा पहुंचे और उनसे उन्होंने प्रश्न किया, तो उन्होंने पूरी घेरण्य संहिता बताई। मेरी ये पुस्तक शुरू होती है, पुनश्च चंड कापालिर घेरण्य आश्रम आगमत। फिर एक बार चंड कापाली पहुंचे घेरण्य के आश्रम में और उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, हे आचार्य, ये बताएं कि आपने घेरण्य संहिता में सूर्य नमस्कार का तो कहीं नाम ही नहीं लिखा है, तो लेकिन अभी आप ये कर क्या रहे थे? आप गंगा के घाट पे खड़े हुए थे और आप ऐसे ऐसे कर रहे थे और फिर आप गंगा के पानी में चलते चले गए, ये आप क्या कर रहे थे? उन्होंने ये कहा है, इस किताब में कहा है कि हे वत्स, मैं किसी को कुछ बताता नहीं हूँ क्योंकि ये गुप्त रखने की विद्या है। कुछ लोगों ने मुझे करते हुए देख के समझ लिया कि मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ और उन्होंने इसका लोगों में प्रचार कर दिया, तो करते रहो। अंदर का रहस्य मैंने नहीं बताया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ, वो इस किताब में है। वो क्या रहस्य है? नेक्स्ट, ऊपर से गेहूं डालो तभी आटा निकलेगा। नेक्स्ट, ड्रिंकिंग एयर बाय काकी मुद्रा। जब जब सिर ऊपर हो तब काकी मुद्रा द्वारा हवा पीने से आमाशय भर जाता है, और फिर जब सिर नीचे हो तो पायलोर स्फिंक्टर को पार करके हाथों में हवा पहुंच जाती है और फिर पेरिस्टाल्सिस वेव्स के जरिए वो आगे आगे बढ़ती है, ऊपर तो नहीं आती। फिर वो 3-4 घंटे में नीचे से निकलेगी, खूब बर्फ, बदबू नहीं होगी, बिल्कुल भी शुद्ध हवा होगी। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं सूर्य नमस्कार कर रहा है, पेट में एसिड है, उस एसिड को आगे नहीं बढ़ाना है, सिर्फ हवा को बढ़ाना है। ऊपर उसने किया, हवा स्टमक में घुसी। नेक्स्ट, दूसरी पोजीशन में ये इनलार्ज। तीसरी पोजीशन में आप देख रहे हैं स्टमक उल्टा हो गया, हवा अब जा रही है अंदर, एसिड तो वहीं पर है, एसिड तो हाथों में नहीं जा रहा है ना, थोड़ा सा एसिड रहता है खाली पेट अंदर, उस एसिड को न जाने देते हुए सिर्फ हवा को बाहर आगे भेजना है, तो यही करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट, और फिर से जब ऊपर करेगा सिर तो फिर हवा पिएगा, फिर नीचे करेगा। आप देखते हैं सूर्य नमस्कार में क्या होता है, एक बार सिर ऊपर, एक बार नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। ये क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है? ये कसरत ही है क्या? कसरत है तो करो, वो भी कसरत ही है जो शंख प्रक्षालन के लिए कर रहे थे। दोनों में ऊपर से गेहूँ डालेंगे तो नीचे से आटा निकलेगा, ऊपर से पानी डालेंगे नीचे से पानी निकलेगा, ऊपर से हवा भरेंगे नीचे से हवा निकलेगी, और निकलेगी जरूर। हमने सैकड़ों लोगों को सिखा भी दिया। अगर कोई व्यक्ति ये काकी मुद्रा से और भुजगी मुद्रा से हवा न पी सके तो इस नाचीज का ये कहना है कि उसको सच्चिद्र प्रणाली, ये श्लोक पढ़ते हैं, यदि एताभ्याम न पीएत मुद्राभ्याम पवनम पुनः। यदि इन दोनों मुद्राओं से हवा नहीं पी सकते तो सच्चिद्रया प्रणाल्यन्वी पेयो ब्रूते ही मालशे। मालशे का ये कहना है कि आप एक नलिका में छिद्र कर लें। ये टेक्निक मैंने
2014 में भी सिखाई थी। उसके बाद अब सरकार ने डिस्पोजेबल प्लास्टिक पे बैन लगा दिया। अब बाजार में स्टेनलेस स्टील की स्ट्रॉज आ गई हैं और हमने इसको भी मॉडिफाई कर दिया है। नाउ इट इज मार्शेस पियर्स स्ट्रॉ। इस स्ट्रॉ में कितना बड़ा छेद करना है वो ये कलाकारी का विषय है। छेद अगर जरा सा भी बड़ा हो जाता है तो फिर पूरी हवाई घुसती है, पानी तो जाता नहीं। इसमें आपको छेद दिखेगा भी नहीं है। यहाँ पर एक सुई के बराबर छेद है, पिन होल। उस पिन होल से जब हम इससे हवा पीते हैं तो उस पिन होल से अंदर हवा चली जाती है। वो आपको वहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। नेक्स्ट टाइम। और अभी कुछ दिनों पहले 22 अक्टूबर को ही संयोग में श्री रामदेव जी से मिलना हुआ, तब मैंने उनको ये स्ट्रॉ स्प्रे भेंट दी है। नेक्स्ट लाइन। ये स्ट्रॉ को एक खूबसूरत पेन के केस में रख के उनको दिया और रामदेव जी ने हमें आशीर्वाद दिया। अब एक प्रोजेक्ट चल रहा है। एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो आधे रास्ते में रुक गया था। सिर्फ 28 पेशेंट ही एनरोल हुए थे। 100 पेशेंट एनरोल करने थे हमें, जिनको कोसिड कैप्सूल या इस तरह की कोई दवाई सुबह सुबह खानी पड़ती है। कैप्सूल खाने से फिर एसिड कंट्रोल रहता है। ऐसे पेशेंट को गैस्ट्रोस्कोपी की गई और फिर उनको एनरोल किया। लाला राम मेडिकल कॉलेज में स्टडी हुई थी। और 28 पेशेंट के बाद में चूँकि कोरोना में आउटडोर बंद हो गए तो वो आधे में रुक गई हमारी स्टडी। तो अब 100 पेशेंट के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। पतंजलि यूनिवर्सिटी के सहयोग से हम ये काम कर रहे हैं और ICMR से ये प्रोजेक्ट सैंक्शन करने की तैयारी है। नेक्स्ट, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये एक स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है जो 28 पेशेंट पे यौगिक गट एरेशन टेक्निक टू इनहिबिट हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसके डिटेल्स उपलब्ध हैं। ये रिसर्च इसका जो वो है विशोध गंगा वेबसाइट, वहाँ पर ये उपलब्ध है। इस कैंडिडेट को PhD मिली थी। अगला नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, प्लाविनी क्या होता है? अगर आंतों में ढेर सारी हवा भर ली जाए तो वो व्यक्ति पानी में डूब नहीं सकता। ये श्लोक है। अंतः प्रवर्तितोदार मारित आपूरितोदर। उदार मात्रा में उदर में हवा बहती है। पयस्य अकाले भी सुखात प्लवते पद्मपत्रवत। जैसे कमल का पत्ता तैरता है, क्योंकि कमल के पत्ते में भी बहुत सारे एयर लोब्यूल्स होते हैं, हवा होती है उसमें। कमल की डंडी में भी बहुत सारी हवा होती है, देखा नहीं आपने? जो उसकी डंडी होती है, खोखली होती है, तो वो हवा की वजह से वो तैरता रहता है। इसी तरह से मानव शरीर में भी अगर बहुत सारी हवा भर दी जाए, वो भी अथाह पानी में तैरता रह सकता है। नेक्स्ट, ये कौन व्यक्ति है भाई? पहचान गए? ये किताब का कवर है वैसे तो, लेकिन ये है कौन? वसुदेव जी, जो भगवान कृष्ण को लेकर के यमुना नदी में बाढ़ आई हुई है। जन्माष्टमी का समय है। उस बाढ़ में भी ये उतर गए, लेकिन ये डूबे नहीं, क्योंकि उन्हें ये तरकीब मालूम थी प्लाविनी नाम की। तो वो अपनी इंटेस्टाइन में ढेर सारी हवा भर के, जैसे कोई अगर वाटर बॉटल हो ऊपर से खाली हो, नीचे पानी है, उसको आप पानी के टब में डाल दीजिए। नेक्स्ट लाइन। योगियों के उपकरण में अब ये भी शामिल हो गया। कौन सा? अभी होता था पहले उपकरण क्या थे? देखिए आगे बढ़े। ये लास्ट स्लाइड है। ये एक उपकरण होता है, इसे बोलते हैं क्या? बैरागन। ये मत समझे कि हाथ को आराम देने के लिए रेस्ट नहीं है। इसे जब यहाँ लगाते हैं तो ये नाक का स्वर बदलने के काम आता है। इधर लगाओ, पसली को दबाओ, ये स्वर चलेगा। इधर दबाओ, ये स्वर चलेगा। राइट? इसे बोलते हैं बैरागन। तो योगी भी कुछ कुछ चीजें अपने साथ रखते थे हमेशा, और अभी भी रखते हैं। नेक्स्ट, ये तो सब पहचानते ही हैं। जल निधि का लोटा भी होगा, सूत्र निधि का सूत्र भी होगा। तो योगी भी खाली हाथ नहीं होते, उनके उपकरण होते हैं। जो मॉडर्न योगी हैं, नेक्स्ट, बस 2-3 और। नेक्स्ट, मॉडर्न योगी को ये भी रखना पड़ेगा। ये छोटा पल्स ऑक्सीमीटर है। जब उंगली ठंडी हो जाती है तो ये रीडिंग नहीं लेता। हरिद्वार में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर इस तरह के पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करने पड़ते हैं। ये 1000-1200 का आता है, वो 16-17 हज़ार का आता है। आगे नेक्स्ट,
योगियों को अब ये उपकरण भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति सांस न रोक सके उसे इससे करवा दो। आपने आयंगार योगा सुना होगा, आयंगार जी जो सीधी सतह पर न लेट सके तो वो ऐसी बेंच बनवा देते थे उसको, जो उल्टा न हो सके तो उसको कमर में रस्सी बांध के रस्सी से करवा देते थे। अगर आयंगार जी के योगा सेंटर में जाएं, उनके यहाँ तो तरह तरह के स्टूल, बेंचेस, कुर्सियाँ, टेबल और रस्सियाँ, ये सब योगियों के उपकरण है भाई। अब ये भी उपकरण शामिल कर लें, एक पल्स ऑक्सीमीटर और एक ये हैंड हेल्ड हाइपोक्सिकेटर। नेक्स्ट, एक छेद वाली स्ट्रॉ भी रखें अपने पास, जो काकी मुद्रा से हवा ना पी सके उसे इससे पिला दें। आसान बनाओ जीवन को, लाइफ मेड इजी। नेक्स्ट, ये 3 किताबें मेरी पहले छपी थी 2005 और 7 में। इसमें से ये ड्रिंक गेयर स्टे फिट किताब तो 2014 में यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने मंगवाई थी, हमने सेल की थी। अभी भी ये उपलब्ध है यहाँ बाहर स्टॉल में, आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, ये किताब अब उपलब्ध नहीं है, 2012 में ये 2nd एडिशन था। नेक्स्ट क्या है, ये किताब इंटरनेट पे उपलब्ध है, ये 3rd एडिशन है। नेक्स्ट, ये जेपी ब्रदर्स ने छापी थी और सबसे लेटेस्ट ये किताब है। मैं थोड़ा फ्लाइट में वजन लाने की सीमा की वजह से इसे ला नहीं पाया हूँ। इसका बैनर बाहर लगाया गया है, अगर किसी को खरीदना है तो अमेजोन पे लिंक है, उसको स्कैन करिए। प्रिंटिंग प्रेस से खरीदेंगे तो मेंबर, ये याद रखें, ये आपको एक गिफ्ट दे रहा हूँ कि अगर आप उसमें कूपन कोड डालेंगे MEMBER मेंबर, जो आप इस कॉन्फ्रेंस के मेंबर हैं उनके लिए ये कूपन कोड है। कूपन कोड डालने से ये मात्र 432 रुपये में मिलेगी, वैसे अमेजोन पे 513 में उपलब्ध है। नेक्स्ट, कुछ लोगों ने डिमांड की है कि इसका हिंदी संस्करण शीघ्र आ रहा है, आपको सूचना मिल जाएगी हरि ओम योग केंद्र के ग्रुप की तरफ से। तो आपने मुझे बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना और मुझे भी सुनाने में बहुत आनंद आया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो छोटी छोटी बातें, ये हमको जो भी हम क्रियाएं करते हैं उसको इसके माध्यम से समझाने के लिए, और एक कितने बड़े विद्वान आदमी से हम मिले और सर को डॉक्टर RC वर्मा साहब का चंद्र दर्शन कार्यक्रम हुआ था, उस समय सर को अवार्ड दिया गया था इन तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो किताबें आपका बोर्ड पे आप देखेंगे तो आपको घर पे आ जाएगी। एक किताब और है, डायबिटीज विधाताज की ओर से वैकल्पिक चिकित्सा द्वारा संपूर्ण उपचार, डॉक्टर लता जी की तरफ से काउंटर पे निःशुल्क रखी हुई है। सबसे आखिरी वाले काउंटर पे आप जाएंगे तो लेते जाइए। कार्यक्रम का समापन 6:15 बजे मनोरंजन कार्यक्रम होगा, संजय महाजन जी का ग्रुप जो है उसके द्वारा। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर हेमंत शर्मा जी को मंच पे आए।